गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश भारतीय इतिहास के स्वर्ण युगों में से एक युग है। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध युग है और काफ़ी समय तक रहने वाला ये युग कहलाता है। अगर हम बात करें तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक यह गुप्त शासनकाल रहा था। इसके कुछ प्रमुख शासक रहे हैं। गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं को याद रखने का एक छोटा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कह सकते हैं इसको छोटी सी एक ट्रिक है। चंद्र समान चंद्र कुमार, स्कंद पुराना कम बुद्धि लगाना। अब चंद्र से यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, समान से हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, फिर दूसरा है चंद्र, इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, फिर कुमार से कुमारगुप्त प्रथम, स्कंद से स्कंदगुप्त हो जाएगा और पुराने से पुरोगुप्त हो जाएगा, और कम से फिर वापस से कुमारगुप्त हो जाएगा, और बुद्धि से बुद्धगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हम गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रारंभिक गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास क्या था। गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करें तो गुप्तों में जो सबसे पहला राजा हुआ है वह है श्रीगुप्त, जिसका সময়काल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी का आ रहा है। ठीक है, श्रीगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती, बस इतना पता चलता है कि हाँ ये इस समय में रहे थे और ये सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करते थे, महाराजा धीराज की नहीं। तो जिससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी न किसी राजा के यहाँ पर सामंत हुआ करते थे। इनके पुत्र थे घटोत्कच, जिनका समय 300 से 319 या 20 ईस्वी था। ठीक है, और ये भी सिर्फ अपने पिता के पुत्र थे। इनका भी कोई विशेष योगदान गुप्त वंश में हमें नहीं मिलता। इनके भी महाराज की उपाधि हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समयकाल 319 या 320 से 335 ईस्वी का रहा है। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक शासक या संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को साम्राज्य रूप प्रदान किया और गुप्त वंश की शक्ति को बढ़ाया। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसका वैवाहिक संबंध था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसकी पुष्टि उसके स्वर्ण मुद्राओं और प्रयाग प्रशस्ति से भी होती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय में 319 या 320 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया था। तभी से गुप्त वंश की गणना अधिकतर हम लोग करते हैं। कब से? जब गुप्त संवत स्टार्ट हुआ, और ये 319 या 320 ईस्वी में रहा है। कुछ विद्वानों का मानना 319 है और कुछ का मानना 320 है। वैसे देखा जाए तो शक संवत जो था 280 ईस्वी से उससे के 40 वर्ष बाद ये चालू हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक कहा जाता है क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, और ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने शासन किया था, और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध का भी सहारा लिया था। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त पराक्रमांक 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत का नेपोलियन ना कहा जाके वह एक स्वतंत्र विजयी विश्व विजेता की तरह थे, लेकिन नेपोलियन विश्व विजेता नहीं था। और
समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध करे उनमें से वह कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं थे, जबकि नेपोलियन अपने काफ़ी युद्ध हार चुका था। तो नेपोलियन से तुलना हमारे समुद्रगुप्त के करना मैं सही नहीं मानता हूँ। चलिए हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिनकी उपाधि पराक्रमांक भी है। ठीक है, इनका सबसे जो बड़ा इनके बारे में जानकारी का जो साक्ष्य है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिस पर अशोक के स्तंभ लेख 6 स्तंभ लेख पहले से उत्कीर्ण थे। यह अभिलेख संस्कृत भाषा की चंपू शैली, जिसमें गद्य एवं पद दोनों होते हैं, में लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे इसका समय काल निश्चित नहीं हो पाता, लेकिन यह फिर भी 360 ईस्वी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की परिसमाप्ति के बाद और उसके अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से पूर्व खुदा होगा, क्योंकि उसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उसके सिक्कों से एवं उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की दिग्विजय की। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त ने अपना गुप्त साम्राज्य को साम्राज्य के रूप में स्थापित जरूर कर लिया था, लेकिन वह एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय विशेष तौर पर मिलती हैं, और क्रमशः अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है उसकी आर्यवत की विजय थी। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यवत यानी कि उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया था, और इन राजाओं के जो नाम हैं वह थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, नंदिन, अच्युत और बलवर्मा। इसके अलावा जो उसकी दूसरी महत्वपूर्ण विजय थी वह थी मध्य भारत के 8वें राज्यों पर विजय। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय की थी। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया था। यह इस प्रकार हैं, जैसे कौशल के राजा महेंद्र, महाकांतर का व्यागराज, कुराल का मंटराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी और कोट्टूर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, काची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर तथा कुशलपुर का धनंजय। तो इन दक्षिण भारत के अंदर इन 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था, और हराकर उनको वापस से उनका राज्य प्रदान कर दिया था। अब हम बात करते हैं सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय। इन सीमांत राज्यों में 5 प्रमुख राज्य थे, जैसे समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और कृतपुर। कृतपुर के अंदर कुमायूं, गढ़वाल और रुहेलखंड का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके अलावा 9 प्रमुख गणराज्य थे जो कि उस समय काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। उनमें थे मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मद्र, आभीर, प्राजुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। ये सारे काफ़ी शक्तिशाली गणराज्य थे, और वो 5 काफ़ी प्रमुख सीमांत राज्य थे। लेकिन इन सभी ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्योंकि आर्यवत और दक्षिणापथ की विजय ने इन सभी राज्यों को भयभीत कर दिया था, और इसी वजह से इन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार
कर ली गई। अब हम बात करते हैं इसमें पड़ोस के विदेशी राज्यों द्वारा समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार करना। समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश का सूर्य ऐसा चमका कि पड़ोस के विदेशी राज्यों ने भी उसकी तेजस्विता को अनुभव किया और समुद्रगुप्त से अधीनस्थ भाव में मैत्री संधि कर ली। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर 4 शर्तें मानी। पहली है आत्मनिवेदन, दूसरी कन्योपायन, तीसरी दान, चौथी गरुड़ मड़क। अगर हम बात करें इसमें आत्मनिवेदन की तो इसमें के अंदर ये है कि गुप्त सम्राटों के सामने स्वयं दरबार में उपस्थित होना। बात करें कन्योपायन की तो इसके अंदर यह है कि मैत्री संबंधों को दृढ़ करने के लिए अपनी कन्याओं को गुप्त वंश के अंदर विवाह के लिए प्रस्तुत करना। फिर बात करें अगर हम दान की तो गुप्त शासकों को समय समय पर उपहार भेजना। और चौथी गरुड़ मड़क, इसके अंतर्गत गुप्तों के गरुड़ चिन्हित आज्ञा पत्रों को मानना। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की। समुद्रगुप्त वास्तव में एक चक्रवर्ती राजा था। अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धारकर्ता कहा गया है, जो चिरकाल से बंद हो गया था। अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्के प्रचलित किए, जिन पर युग के सम्मुख अश्व को दिखाया गया है, यानी यज्ञों के सम्मुख यज्ञ का घोड़ा जो होता है वो बंधा हुआ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व किस तरीके से था, क्योंकि समुद्रगुप्त काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में, क्योंकि अपना कोर्स कम हो पाया है अभी, इसमें डिटेल नहीं जाके मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व किस तरीके से था। समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेताओं और परम पराक्रमी सेना नायकों में की जाती है। उसके सिक्कों पर मुद्रित पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम तथा अप्रतिरथ जैसे उपाधियाँ उसके प्रचंड पराक्रम और अद्भुत शौर्य को रेखांकित करती है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसे सदैव अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का ही सहारा रहा रहता था। वास्तव में उसने अपने भुजा बल से ही भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया और इस प्रकार पुनः देश की राजनीतिक एकता को स्थापित किया। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। समुद्रगुप्त लोभ विजयी तथा असुर विजयी न होकर धर्म विजयी शासक था। समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने देश काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय भी दिया। समुद्रगुप्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुमरुक को भी लज्जित करता था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसके वीणा शैली की मुद्रा से होती है, जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि से भी प्रसिद्ध था। वह विद्वानों का आश्रय देता था। उसके समय में हरिसेन और बौद्ध धर्म के वसुबंधु भी रहा करते थे। धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला
राजा था। इस प्रकार समुद्रगुप्त आगे आने वाले समय की भौतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था। तो समुद्रगुप्त बहुत ही महान राजा था और उसने अपने जीवन में जो भी युद्ध करे उनमें से कोई भी युद्ध नहीं हारा और साथ ही काफ़ी अपने प्रजा का भी ध्यान रखता था, दयालु भी था। ठीक है, तो वो बहुत ही महान राजा हुआ, अपने युग का गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करने वाला राजा हुआ है।